नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की तारीख है 28 जुलाई 2020 और आज का जो डेली 30 है उसको हम डिस्कस करने जा ही रहे हैं। उसका जो टॉपिक है, आज जो टर्म होता है वो विज्ञान का टर्म होता है। और आज विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक हमने लिया है वो अम्ल, क्षार और लवण है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन रोज की तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे। तैयार हो जाइए इन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट उसमें भूल जाते हैं। ऐसे नेगेटिव कमेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म पे तो कोई नहीं करता। लोग व्यक्तिगत कुछ परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा, कई लोगों ने व्यक्तिगत मुझसे मैसेज करके पूछा कि किसने किया है, लाइए सर मुझे नंबर दीजिए, मैं बताता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बताने में मैं भी सक्षम हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसके लिए परेशान हो। ये सब होता रहता है ना। ये सब होता रहता है, ये दुनिया है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वे यौगिक जिनका जलीय घोल नीले लिटरस को लाल कर देता है वो क्या कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनका जलीय घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल और क्षार की पहचान लिटमस पेपर के माध्यम से की जाती है। तो नीले को जो लाल कर देता है उसको अम्ल कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको एसिड कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत, अगर वो क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। नीले को लाल करेगा तो अम्ल होगा और लाल को नीला करेगा तो क्षार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। कोई भी चीज अम्लीय जो होगी उसका पीएच मान कितना होगा। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। और इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होगा, 7 से कम होगा कि 7 से ज्यादा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी 7 से कम होगा वो एसिड होता है, एसिडिक होता है। और जो 7 से ज्यादा होगा वो बेस होता है। ठीक है ना। तो अम्ल कम वाला होता है और जो क्षार होता है वो ज्यादा वाला होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, अम्ल केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दूसरा है कि जिस पदार्थ या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वो अम्लीय कहलाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जिसमें भी अम्ल के गुण पाए जाएंगे वो पदार्थ अम्लीय कहलाएंगे, वो यौगिक अम्लीय कहलाएंगे। अम्ल केवल द्रव अवस्था में नहीं वरन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति होती है उसको क्या कहते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी अम्ल होता है और एक हाइड्रा अम्ल होता है ना। और एक जिनमें दोनों होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होता है, उनको अम्ल क्या कहते हैं। जिनकी दोनों अम्लों की उपस्थिति होती है तो उसको हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी अम्ल कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे नाइट्रस अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है, तो ये सब ऑक्सी अम्ल के उदाहरण है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हाइड्रा अम्ल का उदाहरण कौन सा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम आपने सुना है, यह हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, ये सब इनमें से कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किस चीज में होता है, दवाइयां बनाने में, विस्फोटक बनाने में और रंजकों को बनाने में। तो इन तीनों में होता है। डाई जो बनती है, डाई, उन तीनों में, दवा, विस्फोटक और रंजक तीनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और अम्लीय तथा ऑक्सीकारक गुण इसमें होते हैं। इनके कारण ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक क्रियाओं में काम करता है। और विस्फोटक पदार्थ, रंजक और मेडिसिन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके लवण अन्य जो यौगिक हैं वो उर्वरक के रूप में भी काम आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किस अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। कौन सा अम्ल है जिसको रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम आपने सुना है।
सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? हार्मिक अम्ल, लाल चींटी, शहद की मक्खी, बिच्छू, किसमें पाया जाता है? हार्मिक अम्ल सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक है। तो ये कार्बनिक यौगिक होता है और ये लाल चींटियों में, शहद की मक्खियों में, बिच्छू में, सब में पाया जाता है। और ये जो कीड़े हैं इनके काटने पर जो या ये जब डंक मारते हैं इनके पर शरीर के अंदर ये जो थोड़ी मात्रा में प्रवेश करता है, इसी कारण से वो स्थान क्या होता है? फूल जाता है। वो स्थान क्या होता है? फूल जाता है। तो इसी कारण से होता है। ये तीनों के तीनों में पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग दवा व खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल होता है दवा व खाद्य पदार्थों के रूप में। और ये जो दूसरा है साइट्रिक अम्ल मीठे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। धात को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं को बनाने में, कपड़ा उद्योगों में इसका साइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू का कारण कौन सा अम्ल है? सिरके में जो स्वाद उसका होता है, सिरका खाया ना आपने, तो खट्टा स्वाद होता है और तीखी खुशबू भी उसकी होती है। तो इसका क्या कारण है? कौन सा अम्ल होता है? ये अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और कार्बनिक अम्ल है, ये ध्यान रखिएगा। और ये महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रमक और औद्योगिक रसायन है। इसमें मुख्य रूप से जो शीतल पेय की बोतल होती हैं वो तो उनके लिए पॉलीएथिलीन टेरीफिथेट टेरीफिथिलेट और फोटोग्राफिक फिल्म के लिए सेलुलोज एसीटेट और लकड़ी की गोंद के लिए पॉलीविनाइल एसीटेट और ऐसे सिंथेटिक फाइबर और कपड़े बनाने के लिए इसका ये एसिटिक अम्ल का मतलब अन्य अन्य रूपों में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वह पदार्थ जो जल में मिश्रित करने के फलस्वरूप हाइड्रोक्सिल आयन OH प्रदान करता है उसको क्या कहता है? वो क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ जो जल में मिश्रित करने के फलस्वरूप हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करे वो होता है क्षारक, बेस होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्षारक धातुओं के समान आचरण करने वाले वैसे यौगिक होते हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो ये क्षारक के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, क्षारक का सर्वोपरि गुणधर्म यह माना जाता है कि वह अम्लों को क्या करता है? अम्लों को क्षारक क्या करता है? उदासीन कर देता है। अम्लों को क्षारक क्या करता है? उदासीन कर देता है। तो बी ऑप्शन, ये तीव्र नहीं होता, तीव्र वाह होता है यहाँ पे, तो ये बी ऑप्शन सही है। ये उदासीन कर देता है और अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल ये बनाता है। तेल और गंधक को अपने में घुला लेने की क्षमता भी इसमें होती है। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि अम्लीय अणु से हाइड्रोजन के पूर्णतया अथवा अंशतः स्थानांतरण के द्वारा लवण का निर्माण होता है। क्या ये बात सही है? अम्लीय अणु से हाइड्रोजन की पूर्णतः अथवा अंशतः स्थानांतरण के द्वारा लवण का निर्माण होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बना दूसरा यौगिक लवण कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होती है तो उससे लवण का निर्माण होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए इस पोर्शन में बहुत, आप अगर साइंस की तरह इसको पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा पोर्शन है और आप तैयार नहीं कर पाएंगे। और खास करके जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बस आप इसको काम भर का पढ़िए, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़िए, वही यहाँ हम डिस्कस भी कर रहे हैं। पीएच वैल्यू का पूरा नाम क्या होता है? इतनी देर से हमने पीएच वैल्यू का कई बार जिक्र किया है। तो पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? 1909 ईस्वी में सॉरेनसन थे जिन्होंने नए स्केल को परिभाषित किया था जिसका नाम रखा था पीएच, और इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका पूरा नाम होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, पीएच स्केल में 1 से 7 तक का पीएच मान जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा है पीएच का मान 7 से कम होने पर पदार्थ क्षारीय होता है। मैंने आपको बताया था कि 7 से अगर ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा और कम होगा तो अम्लीय होगा। तो प्लस वाले में क्षारीय होता है, तो दूसरा तो गलत हो गया।
और पीएच स्केल में 1 से 7 नहीं, 1 से 14 तक का पीएच मान इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में अम्लीय क्षारक का उदाहरण है। जल में अम्लीय क्षारक का उदाहरण कौन सा है? तो जल में अम्लीय हो और क्षारक हो, तो जल में अम्लीय जो क्षारक का उदाहरण है वो जिंक ऑक्साइड है। क्या है? जिंक ऑक्साइड। जल में ये अम्लीय है और क्षारक है, और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो ये लवण और जल को बनाता है। जल में अम्लीय क्षारक जो है, जल में अम्लीय क्षारक क्या करता है? जल में अम्लीय क्षारक अम्ल के साथ क्या करता है? अपक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित ये नहीं करता है। ठीक है, इसी का उदाहरण होता है जिंक ऑक्साइड, इसी का उदाहरण होता है फेरस ऑक्साइड, इसी का उदाहरण होता है फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड। तो ये ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड जो है ये अम्लीय क्षारक का उदाहरण है, अम्लीय क्षारक का। अगला जो प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ये ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। घरों में जो चूना पोतते हैं, गारा और प्लास्टर जो करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, उनमें और जल को मृदु बनाने में, साथ में अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, चमड़ा के ऊपर का जो बाल साफ करना है उसमें, और मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी करते हैं, और जो मैंने बताया वो सब आप नोट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, सोडियम क्लोराइड मानव आहार का आवश्यक अंग है। सोडियम क्लोराइड मानव आहार के लिए अति आवश्यक है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग मांस और मछली के संचारण में किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मांस और मछली के संचारण में सोडियम क्लोराइड का ही उपयोग किया जाता है, बाइकार्बोनेट का उपयोग नहीं किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का ही उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट रसोई घरों में पेट की अम्लता को कम करने के औषध के रूप में, और बेकिंग पाउडर में के रूप में, और अग्निशामक यंत्रों के रूप में प्रयुक्त होता है, न कि ये जो मछली और मांस के संचारण में इसका प्रयोग होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आतिशबाजी का सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आतिशबाजी का जो सामान बनता है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी का सामान बनाने में, कांच उद्योग में उर्वरक के रूप में इस चीज का प्रयोग होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीओ, आरओ और साथ में यूपीपीसीएस का, अगर आप टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स चाहते हैं, बीओ का या आरओ का जो हिंदी का क्रैश कोर्स है, आरओ की हिंदी क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करिए। 55+ अगर आप करना चाहते हैं 60 में हिंदी में इसको, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और ये काफी फायदेमंद आपके लिए सिद्ध होगा। ठीक है ना? बाकी आपकी मेहनत है, लेकिन बहुत कम पैसे में है, क्योंकि केवल 499 रुपए में दिया जा रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, हो सकता है आपको ना पसंद आए, तब भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। इसके लिए आप 6307281212 पर कॉल कर सकते हैं, इस पर आपको जानकारी, मतलब मैसेज करिए, ज्यादा सही रहेगा, 6307281212, इस पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगला जो प्रश्न है उसमें पीएच वैल्यू दी हुई है और पदार्थ दिए हुए हैं। दिया हुआ है बियर का पीएच वैल्यू 4 से 5 के बीच होता है, जो लोग पीते हैं वो जानते होंगे। नाप के पीते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मानव मूत्र का 5.5 से 7.5, 5.5 से 7.5 के बीच, ये भी सही है। मानव रक्त 4.3 से 4.5, ये गलत दिया है। 7.3 से 7.5 होता है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। और दूध का 6.4 होता है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी वो 27 जुलाई 1939 को हुई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, और क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद में 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में इसको बदलकर इसका नाम जो है वो कर दिया गया था, इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।
लेकिन स्थापना 39 में हुई थी 27 जुलाई को। अभी इसका 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसी कारण से ये चर्चा में है। विश्व का सबसे, अभी एक प्रश्न इस पे और मिलेगा मेरे ख्याल से, विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। बहुत तेजी से गलत फैक्ट लोग इसमें इसका डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर, आप सियाचिन को मत टिक कीजिएगा। सियाचिन जो है ये 76 किलोमीटर है ना। यहाँ पे मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये लंबाई के संदर्भ में कर रहा हूँ। लंबा अगर आपसे पूछा जाएगा, लंबा के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, बड़ा हटा दीजिए, लॉन्गेस्ट कर दीजिए इसको। ये प्रश्न आ सकता है इसलिए, है ना। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो लॉन्गेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये फेत्चेंको ग्लेशियर है, जो 77 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और ये ताजिकिस्तान में स्थित है, तजाकिस्तान जो है वहां पर स्थित है। सेकंड नंबर पर सियाचिन ग्लेशियर आता है। अभी विश्व का ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, आप ये जान सकते हैं। अक्टूबर 2019 में नागरिकों के लिए इसको खोला गया था, और ये ग्लेशियर क्षेत्र सैन्य एडवेंचर विंग के अंतर्गत आता है, और साहसिक गतिविधियां यहाँ पर की जाती हैं, आयोजन किया जाता है, संचालन किया जाता है गतिविधियों का। और ये जो ग्लेशियर है गलवान घाटी में स्थित है, और जो भारत और चीनी सीमाओं के बीच में, जो दोनों सेनाओं के बीच में अभी तनाव का मुद्दा बना हुआ है। तो अगर आपसे सबसे लंबा पूछा जाए तो फेत्चेंकोस 77 किलोमीटर लंबा ये है, ये आप ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वह देश जहां कॉटन वेयर हाउस स्थापित कर भारत एक्सपोर्ट को बढ़ावा प्रदान करना चाहता है, ये कौन सा ऐसा देश है। चाइना जो अपनी चालें चला करता है, तो भारत भी कुछ ऐसी कोशिशें करता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विदेशों में कॉटन एक्सपोर्ट को बढ़ावा प्रदान करने के उद्देश्य से कॉटन वेयर हाउस स्थापित किए जा रहे हैं, और अभी ये जो परियोजना चलाई जा रही है इसके प्रथम चरण में वियतनाम में भारत ऐसा कर रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को आयोजित किया जाता है। हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं ए, बी, सी, डी और ई। इन सभी प्रकार के हेपेटाइटिसों के रोकथाम और निदान और उपचार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन होता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 8 आधिकारिक वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से ये एक है। बाकी 7 के बारे में मैंने एक दिन बताया था डेली 30 में, ठीक है ना, फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर उत्तर कोरिया को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता किस प्रोग्राम के हिस्से रूप में उपलब्ध कराई है। ये जो सहायता है ये आप सबसे पहले जान लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर कराई गई है, चिकित्सा सहायता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन चिकित्सा सहायता ही कराएगा, और ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर उपलब्ध कराई गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक प्रश्न आपके लिए है कि भारत से ट्यूबरक्लोसिस को कब तक निपटाने का, हटा देने का, खत्म कर देने का लक्ष्य रखा गया है, कमेंट करके आप बताएंगे। अगला जो प्रश्न है, राफेल जेट लड़ाकू विमान की खरीद भारत ने किस देश से की है। कौन सा देश है जहां से राफेल जेट लड़ाकू विमान भारत ने खरीदे हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा प्रश्न पीसीएस में पूछा जाता है। ये फ्रांस से भारत ने खरीदे हैं। 27 जुलाई 2020 को अभी राफेल जेट के पहले बैच ने फ्रांस से उड़ान भरी है, और 29 जुलाई को ये पहुंच जाएगा। बहुत ही घातक हथियारों, राडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और आत्म सुरक्षा सूट से ये लैस है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना कौन सी है। ये प्रश्न मैंने आपको अभी बताया था। 82वां स्थापना दिवस अभी सीआरपीएफ का मनाया जा रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है कहीं अगर पेपर सेट किया गया तो सीआरपीएफ सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 27 जुलाई 1939 को इसका अंग्रेजों के समय में, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने मित्र देशों को ड्रोन निर्यात करने के लिए मानकों में ढील दी है। ऐसा करने वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अमेरिका ने घोषणा की है कि अपने मित्र देशों के लिए 800 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे उड़ान भरने वाले जो ड्रोन हैं उनको निर्यात करने में, वो जो मानक है उनमें वो ढील दे रहा है, और सहयोगियों की क्षमताओं में सुधार करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उच्च गति प्रणालियां जैसे क्रूज मिसाइल हैं, उन्नत मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, ये सब जो है इस संशोधन में नहीं आएंगे। केवल जो धीमी गति वाले हैं
800 किलोमीटर से कम स्पीड वाले हैं, उनमें ये ढिलाई दी गई है। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण, एक तो ये चौथा संस्करण है, ये जान लीजिए 2021 में ये होगा, अगर सब कुछ सही रहा तभी हो पाएगा, तो मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कोई खैर दिया भी नहीं है, लेकिन कभी कभी केंद्र शासित प्रदेश जैसे यहाँ पे दिल्ली दे देता या और कोई केंद्र शासित प्रदेश दे देता, तब आपसे पूछा जाता, तो इसलिए ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सही जो उत्तर है वो हरियाणा है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, मुस्कुराइए कि आप डेली 30 देख रहे हैं और प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से, इन कॉन्सेप्ट से, इन फैक्ट से आप प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्यजीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? और ऐसा करने वाला जो देश है वो कौन है? अच्छा, मैं प्रधानमंत्री का नाम बता रहा हूं और आप गेस करिए कि कहां के प्रधानमंत्री, वही देश होगा। गुयेन जुआन फुक, लिख दूं? गुयेन जुआन फुक, इनका भी नाम आपको याद हो जाएगा। ये वियतनामी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अभी ऐलान किया है, एक आदेश पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है कि जो वन्यजीव का आयात होता था वो सब प्रतिबंधित किया जा रहा है। ये वियतनाम ऐसा करने वाला देश बना है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाए। कोई भी एग्जाम आपका होगा ना, इसका लाभ आपको मिल रहा है। कोई भी एग्जाम होगा जो प्रारंभिक परीक्षा में, जहां पर जीएस पूछा जाता है, सरल प्रश्न, कठिन प्रश्न, हर तरीके के जो प्रश्न है वो यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। ये प्रोग्राम लोग देखें तो उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। बाकी आप लोगों से अच्छा लगेगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों तक जो चाहते हैं एक अच्छी तैयारी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।